चलिए तो शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना कि डिमांड क्या होता है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने जाना पिछले क्लास में। आज हम लोग जानेंगे डिमांड फंक्शन। ओके, क्या होता है डिमांड फंक्शन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो आप लोग साथ साथ लिख सकते हैं। डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड फंक्शन, सो इन शॉर्टली यू कैन राइट डिमांड फंक्शन इज द functional relationship between demand for a commodity and its various determinants। ओके, क्या है डिमांड फंक्शन? तो कह रहा है कि डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। यानी डिमांड फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। डिमांड फंक्शन क्या है? तो डिमांड फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन द डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। यानी कि किसी वस्तु का डिमांड का होना या ना होना बहुत सारे बातों पे डिपेंड करता है। बहुत सारे बातों पे डिपेंड करता है कि किसी भी वस्तु, किसी भी गुड्स कमोडिटी का डिमांड का होना या ना होना। तो वो जिन बातों पे निर्भर करता है डिमांड, उस गुड्स पे, उस कमोडिटी पे हुआ डिमांड, और वो डिमांड जिन बातों पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है, उसके बीच जो फंक्शनल रिलेशनशिप होते हैं उसे हम डिमांड फंक्शन कहते हैं। अब जैसे अलग अलग बातों पे डिमांड होने का मतलब क्या हो गया? तो जैसे कि जब आप कोई भी सामान खरीदते हो, तो कोई भी गुड्स खरीदते हो, कोई भी वस्तु परचेज करते हो, तो वस्तु का परचेज करना बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। जैसे उस वस्तु की प्राइस कितनी है, कीमत कितनी है ना, आपकी पॉकेट मनी कितनी है, आपके पास पॉकेट अलाउंस कितना है, आपका पॉकेट कितना अलाउ करता है, आपका इनकम कितना है, उससे कोई रिलेटेड कोई दूसरा गुड्स है उसका प्राइस कितना है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका किसी वस्तु के डिमांड होने या ना होने पे निर्भर करता है। तो डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड फंक्शन किसी वस्तु के लिए डिमांड, और वो डिमांड जिन बातों पे निर्भर करता है उसके बीच के रिलेशनशिप को हम लोग डिमांड फंक्शन कहते हैं। क्लियर है? चलो उसके बाद कह रहा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड सेकेंड इज द मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और सेकेंड क्या है? मार्केट डिमांड फंक्शन। चलिए आप लोग नोट करिए यहाँ तक। तो डिमांड फंक्शंस दो टाइप्स के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। अब हम लोग वन बाय वन करके जानेंगे कि ये इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या है और मार्केट डिमांड फंक्शन क्या है।
ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ डिमांड फंक्शन, तो आपको ये सारा लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या है? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, सो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन is the functional relationship between demand for a commodity by an individual consumer in the market at its various determinants। क्या कहा जा रहा है? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इन द मार्केट एट इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। यानी डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का मतलब क्या होगा? तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का भी मतलब वही है कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पे एन इंडिविजुअल कंज्यूमर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की, देयर आर सो मेनी कंज्यूमर्स आर इन द मार्केट, मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर हैं, बहुत सारे उपभोक्ता हैं। जैसे कंज्यूमर कहने का मतलब क्या हुआ? हम भी मोबाइल यूज़ करते हैं, आप भी मोबाइल यूज़ करते हैं, आप भी मोबाइल यूज़ करते हैं, और मोबाइल बहुत लोग यूज़ करते हैं, है ना। तो मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं। अब जब बहुत सारे कंज्यूमर्स मार्केट में हैं तो कहा जा रहा है कि हमें सबकी बात नहीं करनी है, हमें सबकी बात नहीं करनी है, उसमें से किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात की जाए कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का किसी वस्तु के लिए, किसी वस्तु के डिमांड के लिए वो कौन कौन से बातें हैं जिस पे वो निर्भर करता है उसका डिमांड। मैंने क्या बोला कि डिमांड का मतलब क्या बताया था? डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच ए कंज्यूमर आर रेडी टू बाय एंड एबल टू बाय ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। यानी रेडी और एबल दोनों बातें होनी चाहिए ना। तो उसी तरीके से कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की अगर बात की जाए कि वो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिस पे उसके डिमांड का होना या ना होना निर्भर करता है। तो जब एक कंज्यूमर की डिमांड और वो सारे डिटर्मिनेंट्स जिस पे उसका डिमांड निर्भर करता है, उसके बीच के रिलेशनशिप को हम लोग डिमांड फंक्शन कहते हैं। और एक कंज्यूमर की बात जब की जाती है तो उसे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि वो कौन कौन से बातें हैं भाई जिन पर किसी वस्तु का डिमांड का होना या होना निर्भर करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलो। हम लोग इसको इस तरीके से डिमांड फंक्शन को, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे भाई? dx if ये, यानी कि हम लोग डिमांड फंक्शंस को इस तरीके से
इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? dx। dx का मतलब क्या हो गया? तो dx यहाँ पे डिनोट कर रहा है डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी। किसको कर रहा है? डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी। डी मतलब डिमांड, एक्स मतलब कॉमोडिटी, dx मतलब डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी। एंड f इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, f इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप। ये हो गया आपका। लेकिन ये यहाँ से डिटर्मिनेंट्स नहीं है। कह रहा है कि dx इज इक्वल टू एफ, यानी कि dx मतलब डिमांड फॉर ए कमोडिटी ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप। तो क्या बोला था कि फंक्शनल रिलेशनशिप क्या है कि डिमांड और उस पर वो जिन बातों पे निर्भर करता है, उनके बीच जो जिन बातों पर निर्भर करता है उसके बीच जो रिलेशनशिप होता है उसे हम डिमांड फंक्शन कहते हैं। तो किसी भी वस्तु का डिमांड जिन बातों पर निर्भर करता है उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? पहला क्या है? px। px का मतलब होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी। ओके। दूसरा pr। pr का मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तीसरा y। y का मतलब होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। उसके बाद है t। t का मतलब होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। एंड नेक्स्ट इज द e। e का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, क्या होता है? एक्सपेक्टेशंस। ये चीज़ है, यानी किसी वस्तु का डिमांड होना या ना होना इन बातों पे निर्भर करता है। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। फर्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या ये डिटर्मिनेंट्स है? क्या किसी वस्तु को लेने और ना लेना इन बातों पे निर्भर करता है? करता है क्या? पहला क्या है? प्राइस ऑफ गुड्स। क्या आप गुड्स कोई भी सामान खरीदने जाते हो तो जब भी कोई गुड्स खरीदने जाते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो क्या होती है? वस्तु की कीमत, है ना। आप जाते हो, पूछते हो कि हाँ मुझे इतने प्राइस तक कोई वस्तु चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि आप कभी गाड़ी खरीदने गए हो और बोले हो कि हाँ एक गाड़ी दीजिएगा, एक बाइक दे दीजिएगा, तो बाइक आपको लाकर दिखा दी, ये वाला दे दीजिए, कितना पैसा होगा? ऐसा होता है क्या? नहीं। यानी कि आप उस बाइक को खरीदने में इच्छुक हो कि नहीं हो, ये सबसे पहले उस वस्तु की कीमत पर निर्भर करता है ना। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी, किसी वस्तु की कीमत, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस बात को डिसाइड करने के लिए कि आप उस वस्तु को परचेज करेंगे कि नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके बीच जो ये निर्भर करता है कि वस्तु खरीदा जाए कि नहीं खरीदा जाए। तो ये एक डिटर्मिनेंट्स हो गया। क्लियर है? ओके। सेकेंड है पीआर। पीआर का मतलब क्या होता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यहाँ पे रिलेटेड गुड्स कहने का मतलब क्या हुआ भाई? तो रिलेटेड गुड्स में दो बातें आती है, एक होता है सब्स्टिट्यूट्स गुड्स और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जब मैं नोट्स दूंगा तो इसका एक्सप्लेनेशन भी करवा दूंगा, लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। रिलेटेड गुड्स में दो बातें आती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये क्या है सब्स्टिट्यूट गुड्स? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो कि किसी दूसरे स्थान गुड्स के बदले यूज किया जा सके। सब्स्टिट्यूट गुड्स मीन्स दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ एनी अदर गुड्स। यानी उस गुड्स के बदले दूसरा जब कोई वस्तु यूज
यूज़ किया जा सकता है तो उसे हम उसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स मांगते हैं। जैसे चाय की जगह पे कॉफ़ी, ठीक है, बॉल पेन की जगह पर जेल पेन, कंप्यूटर की जगह पे लैपटॉप, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या है, जो किसी दूसरे वस्तु का स्थान ले सकता है, किसी दूसरे वस्तु के बदले प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, आपका रिलेटेड गुड्स के अंदर में आता है। सेकेंड इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स दोज गुड्स विच आर इनकम्प्लीट विदाउट एनी अदर गुड्स, यानी कि बिना किसी दूसरे गुड्स के ये इनकम्प्लीट है या अधूरा है, ये गुड्स होगा ही नहीं। जैसे बिना रिफ़िल का पेन कुछ नहीं हो सकता, बिना पेट्रोल का गाड़ी कुछ नहीं हो सकता। तो यानी बिना रिफ़िल, बिना इंक का पेन कोई यूज़ में आ सकता है। तो इंक क्या हो गया, इंक पेन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया। पेट्रोल क्या हो गया, ये पेट्रोल गाड़ी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया। तो अगर आप किसी वस्तु को खरीदने जा रहे हैं तो प्राइस ऑफ कमोडिटी तो इम्पॉर्टेंट है ही, ये डिसाइड करने के लिए कि आप उस गुड्स को लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे। उसके साथ ही ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप रिलेटेड गुड्स का भी जानकारी, रिलेटेड गुड्स भी इम्पॉर्टेंट है ये डिसाइड करने में कि आप उस वस्तु को लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे। जैसे अगर आप मान लीजिए कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, तो कंप्यूटर खरीदने जब जाते हैं तो आप एक बार लैपटॉप का प्राइस भी ज़रूर पूछेंगे। और हो सकता है कि ऐसा हो कि आप गए हैं कंप्यूटर खरीदने के लिए लेकिन लैपटॉप खरीद के आ गया, ऐसा हो सकता है ना। क्यों हो सकता है, तो जब आप कंप्यूटर खरीदने के लिए जाइएगा तो आप पूछेंगे कि इसका लैपटॉप का कितना पड़ जाएगा, तो लैपटॉप का इतना पड़ जाएगा। अच्छा, लैपटॉप का इतना पड़ जाएगा तो एक काम करते, जब इतना में कंप्यूटर आ तो क्यों ना लैपटॉप ही ले ले और आप लैपटॉप लेके आ जाओ। मतलब क्या हुआ कि डिमांड, किसी वस्तु का डिमांड, इस प्राइस कीमत कितनी है उस वस्तु की ये तो निर्भर करता है, लेकिन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उससे मिलता जुलता जो गुड्स है उसकी जो कीमत है उस पर भी डिमांड निर्भर करता है। जैसे कंप्यूटर मान लीजिए 40,000 में आपको पड़ रहा है, और मान लीजिए 40,000 में कंप्यूटर पड़ रहा है और आपने लैपटॉप का पूछा तो वो आपको 35,000 में मिल रहा है, तो आपने सोचा कि चलो एक काम करते हैं लैपटॉप ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर का डिमांड क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया। किसकी वजह से, लैपटॉप के प्राइस की वजह से। तो हम किसके डिमांड की बात कर रहे थे, कंप्यूटर के। इसका रिलेटेड गुड्स कौन सा हो गया, लैपटॉप। तो रिलेटेड गुड्स के प्राइस के कारण उसके डिमांड पे इफेक्ट पड़ा। तो यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल था, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। जैसे आप अगर पेन खरीदने के लिए गए, तो पेन खरीदने के लिए गए तो पेन खरीदते समय आपने पूछा कि अच्छा कितने का पेन है, 10 रुपये का। इसका रिफ़िल कितने में आएगा, तो 8 रुपये का। दूसरा पेन आपने पूछा, पेन कितने का, 10 रुपये का। रिफ़िल कितने में आएगा, 3 रुपये में। आपने सोचा कि अरे यार ये पेन लेके तो हम फंस जाएंगे, हमको 8 रुपये का रिफ़िल खरीदना पड़ेगा। छोड़ो हटाओ, इतना महंगा पेन नहीं लेंगे, बार बार रिफ़िल ही 8 रुपये का हो जाएगा इसका। तो हो सकता है कि आप उस पेन को लेने में इंटरेस्टेड ना हो, है ना। क्यों नहीं हो, उसके रिफ़िल महंगी आ रही है ना, इसलिए आप उसको नहीं लेंगे। यानी कि उस वस्तु का डिमांड घट सकता है या बढ़ सकता है, क्यों, उसके रिफ़िल के प्राइस के कारण। यानी रिफ़िल कौन है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना। तो यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के कारण भी डिमांड इफेक्टेड हो जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिसाइड कि वो वस्तु हमें लेना है कि नहीं लेना है। तो यानी कि क्या हुआ, ये भी एक डिटर्मिनेंट्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बोला कि डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच जो रिलेशनशिप होते हैं उसे डिमांड फंक्शन कहते हैं, है ना। तो ये भी एक फैक्टर है, क्लियर है। नेक्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी किसी कंज्यूमर की आय। इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डिमांड। किसी वस्तु की आय भी डिमांड का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, ठीक है। जैसे मान लो सपोज डैट कि एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। एक ऑफिस है और एक ऑफिस में 1 से 2 का ब्रेक होता है, 1 से 2 बजे तक का ब्रेक होता है, और उस ऑफिस के हर एम्प्लॉय को 200 रुपया ब्रेक टाइम के लिए मिलता है, अलाउंसेस मिलता है 200 रुपीज़, कि आप लोग 200 रुपीज़ है आपको मिलेगा डेली ब्रेक में, और आप उसमें लंच वगैरह करो। एक आदमी क्या करता था
कि वो हर 1 घंटे पे जाता था और सिगरेट पीता था। ठीक है, सिगरेट पीता था, फिर 1 घंटे बाद ऑफिस में काम किया, फिर 1 घंटे बाद सिगरेट पिया, फिर 1 घंटे काम किया, फिर 1 घंटे सिगरेट के बाद सिगरेट पिया। ऐसे करके वो 10 बार सिगरेट पी लेता था पूरे अपने ऑफिस आवर में। बॉस ने उसको देख लिया कि ये वो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं। उन्होंने क्या किया, बोला कि ये काम करो कि आज से तुम लोग को जो अलाउंसेस मिलता है ब्रेक के लिए 200 रुपीज़, आज से 200 रुपीज़ नहीं मिलेगा और तुम लोग को सिर्फ मिलेगा 50 रुपये। ठीक है, और उनकी जो ब्रेक की इनकम थी, जो लंच के लिए जो भी उनको मिलता था अलाउंस, उनको कम करके 50 रुपीज़ कर दी गई। अब बताओ कि क्या वो आदमी दिन भर में 10 बार सिगरेट पिएगा? नहीं, उसकी क्या होगी, अब वो हर 1 घंटे में सिगरेट ना पी के वो हो सकता है 2-2 घंटे पे, 4-4 घंटे पे, या फिर दिन में 2 बार भी सिगरेट पी सकता है ना। क्यों ऐसा हुआ? उस सिगरेट के डिमांड में कमी आ गई ना। क्यों कमी आ गई? क्योंकि इनकम ऑफ द कंज्यूमर की इनकम क्या हुई? कम हुई। तो अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो उसका डिमांड भी बढ़ जाता है, अगर किसी कंज्यूमर की इनकम घटती है तो डिमांड घटता है। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ये भी क्या है? इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है ना, किसी वस्तु के डिमांड होने या न होने का। क्लियर? नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कैसे भाई? तो टेस्ट और प्रेफरेंसेस का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कि कोई भी एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है ना, आप लोग क्या करते हो? जीन्स पहनते हो ना, हाँ? जीन्स पहनते हो। आप जीन्स खरीदने के लिए गया, क्या भाई? एक्सीडेंटल जीन्स खरीदने के लिए गया। जब आप एक्सीडेंटल जीन्स खरीदने के लिए गए तो आपको मार्केट में दिखा कि एक नया तरह का जीन्स आ गया जो कि वेरी एक्सीडेंटल है ना, कोई नया आ गया। आप क्या करोगे? आप एक्सीडेंटल जीन्स लेने के लिए गया था, आपने क्या किया? वो जीन्स ना लेके जो वेरी एक्सीडेंटल जीन्स आया था, कोई होगा डिज़ाइन, आपने उसको लेके चला आया। तो यहाँ बेचारा एक्सीडेंटल जीन्स का तो डिमांड घट गया ना नया आने से, है ना। कोई फिल्म आई, फिल्म में कोई हीरो ने एक नया तरह का कपड़ा पहन लिया, नया तरह का जीन्स ले लिया, अब आप क्या करोगे? वही जो फिल्म में पहना है उसी तरह का मुझे चाहिए, है ना, आप उसको परचेज करने लगोगे। तो यानी पर क्या हो रहा है? टेस्ट और प्रेफरेंसेस, यानी कि जो प्रेफरेंसेस है, टेस्ट है, यानी मार्केट में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? डिमांड घट जा रहा है। जैसे मोबाइल वगैरह होता है तो मोबाइल में हमेशा कुछ ना कुछ नया वर्जन आते रहता है, कभी किटकैट तो कभी लॉलीपॉप, है ना, इस तरह का आते रहता है। मान लो किटकैट बहुत पहले आया और लॉलीपॉप बाद में आया वर्जन, एंड्रॉयड वर्जन, तो लोग क्या करेंगे? किटकैट वाला देगा तो बोले नहीं भाई हमको लेटेस्ट वाला चाहिए ना, तो किटकैट वाला का तो घट गया ना डिमांड। तो उसी तरीके से टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी वस्तु का डिमांड होना और नहीं होने का। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये डिमांड को, एक्सपेक्टेशन की वजह से किसी भी वस्तु का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और बहुत ज़्यादा घट सकता है। कैसे? तो जैसे मान लो कि अभी न्यूज़ में आता है कि 2 घंटे बाद पेट्रोल का प्राइस 2 गुना हो जाएगा। 2 घंटे बाद पेट्रोल का प्राइस 2 गुना हो जाएगा। क्या करोगे? क्या करेंगे हम लोग? जल्दी से बाइक उठाएंगे और जो भी नियरेस्ट पेट्रोल पंप है वहाँ पे पहुँच जाएंगे और जितना हो सके भर दीजिए। साथ में बॉटल भी 2-4 लेके जाएंगे, भर दो। एकाएक क्या हुआ? एकाएक पेट्रोल का डिमांड बढ़ जाएगा ना। जहाँ सबकी 1-1 लीटर लोग लेते थे, 2-2 लीटर परचेज करते थे, वो 8-8 लीटर खरीदना शुरू कर देंगे, टंकी फुल करवाना शुरू कर देंगे। क्यों भाई? क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि 2 घंटे बाद प्राइस पेट्रोल की बढ़ सकती है ना। अगर मान लो तुम पेट्रोल लेने जा रहे हो और तुमको कहीं से मैसेज मिल जाता है, कहाँ जा रहे हो? पेट्रोल लेना। अच्छा, पेट्रोल लेने जा रहे हो? हाँ, अरे न्यूज़ में आ रहा था कि कल से पेट्रोल का प्राइस हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा कम हो जाएगा, 20 रुपये लीटर हो जाएगा। क्या करोगे? वहीं से यू टर्न मार के घर पे आ जाओगे, कर लेंगे पेट्रोल, है ना। आज पैदल चल लेंगे लेकिन पेट्रोल कर लेंगे, सोचोगे ना। अचानक से क्या हुआ? पेट्रोल का प्राइस कम हो गया ना। पेट्रोल का प्राइस क्या हुआ? कम हो गया। क्यों कम हुआ? एक्सपेक्टेशंस के कारण, संभावना के कारण, है ना। तो ये सारे क्या है? ये सारा फैक्टर्स है जिस पे किसी वस्तु का डिमांड होना
या ना होना निर्भर करता है ना। तो मैंने क्या बताया कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और डिमांड फंक्शन क्या है। तो डिमांड फंक्शन और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन वो फंक्शनल रिलेशनशिप है, यानी फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी, यानी कि जो डिमांड होती है वो और डिमांड का होना जिन बातों पे निर्भर करता है उनके बीच जो संबंध होती है, रिलेशनशिप होता है, उसको उसके फंक्शनल रिलेशनशिप को हम लोग डिमांड फंक्शन कहते हैं। और जब एक कंज्यूमर की बात की जाए, एक कंज्यूमर के बात की जाए, एक कंज्यूमर की इनकम की बात की जाए, एक कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन की बात की जाए, एक कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस की बात की जाए, तो उसे हम लोग इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कहेंगे। क्लियर है? क्लियर है? नोट कर लिया जाए, ठीक है। चलिए हम लोग क्या देखें, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। अब हम लोग बात करेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन की। क्या है मार्केट डिमांड फंक्शन? तो लिख सकते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन is the functional relationship between demand for a commodity by all consumer in the market and its various determinants। okay, चलिए इधर ध्यान दीजिए, क्या है डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी बाय ऑल कंज्यूमर्स इन द मार्केट एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। यानी कि अभी हमने जाना कि किसी वस्तु का डिमांड और उस वस्तु का होने वाला डिमांड जिन बातों पे निर्भर करता है उसके बीच और डिमांड के बीच जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, जो रिलेशनशिप होता है, उसे हम डिमांड फंक्शन कहते हैं। और जब एक कंज्यूमर के डिमांड और उस पर जो उसके वेरियस डिटर्मिनेंट्स जिस पे निर्भर करता है डिमांड का होना, उसके बीच जब होता है रिलेशनशिप, तो उसे हम लोग इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कहते हैं। मार्केट डिमांड फंक्शन क्या है? सेम चीज़ है। मार्केट डिमांड फंक्शन कहता है कि मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, उनके डिमांड जिन बातों पे निर्भर करती है, यानी कि किसी वस्तु का खरीदना ना खरीदना, किसी वस्तु को के लिए डिमांड होना या ना होना, जिन बातों पे निर्भर करती है वो बातें और उनका डिमांड के बीच के रिलेशनशिप को हम लोग मार्केट डिमांड फंक्शन कहते हैं। क्लियर है? इसे हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलो। इस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? तो dx इक्वल टू एफ, यहाँ पे सेम रहेगा px pr y t e, यहाँ तक सेम है। यहाँ पे आ जाएगा yd और यहाँ पे आ जाएगा n। ठीक है, तो px pr y t e सेम है जो कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में था। नया क्या आ गया? नया आ गया yd, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और दूसरा आ जाएगा n, यानी कि
पॉपुलेशन, ये दो बातें आ गई। तो यहाँ तक PR या PX कैसे है, प्राइस ऑफ गुड्स कैसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है ये हम समझ गए। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी हम लोग समझ गए। Y यानी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम कैसे इफेक्ट करता है वो भी समझ गए। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ये कैसे इफेक्ट करता है ये भी समझ गए। एक्सपेक्टेशंस कैसे डिमांड को बढ़ाता घटाता है ये भी समझ गए। अब आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिमांड को होने ना होने के लिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का क्या होगा, मतलब आय का वितरण। जैसे हमारा भी इनकम है, बहुत लोगों का इनकम है, सबका इनकम अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का इनकम होता है ना। अगर सबकी इनकम इक्वल कर दी जाए तो डिमांड भी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी, है ना। जैसे ये कि अगर सबकी सैलरीज इक्वल हो जाए तो डिमांड क्या होगी ना, बढ़ जाएगी ना। जैसे एक ऑफिस है, एक ऑफिस के अंदर में 10 लोग काम करते हैं, किसी की सैलरी 10,000, किसी की 20,000, किसी की 25,000, किसी की 30,000, किसी की 50,000, किसी की 1 लाख। तो जिसकी 50,000 से ऊपर है वो कार खरीद लिया, उसने कार खरीदा, लेकिन 50,000 से नीचे वाले ने कार नहीं खरीदा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कार का जो डिमांड है वो अभी कम है। लेकिन जरा सोचो कि ऐसा हो कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं सबका डिमांड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। सबका जो डिमांड है वो क्या होगा, इनकम जो है बराबर हो जाए, सबको 1-1 लाख रुपया सैलरी हो जाए। तो 3 लोगों ने कार खरीद रखा था, जब सैलरी उस ऑफिस में सारे स्टाफ की इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, तो बताओ सारे स्टाफ से कार खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। तो क्या होगा, कार का डिमांड बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ा, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के कारण, यानी आय का वितरण बराबर हुआ, बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ये भी इफेक्ट करता है किसी वस्तु का डिमांड बढ़ने और घटने के लिए, डिमांड होने या ना होने के लिए। नेक्स्ट है पॉपुलेशन, जनसंख्या, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना। मान लो यहाँ पे किसी ने दवाई की दुकान है गली के नीचे, है ना। यहाँ पे दवा की दुकान है तो यहाँ पे कस्टमर आते होंगे दवा खरीदने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा आते होंगे। लेकिन अगर इस गली में 2-4 हॉस्पिटल्स खुल जाए तो क्या होगी, मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी। जब मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, मेडिसिन की दुकान की डिमांड क्या होगी, मेडिसिन की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया, किसका, पेशेंट का, है ना। आप हमेशा देखते होंगे मिठाई की दुकान, फूल की दुकान, वहाँ पे जहाँ ज़्यादा होता है जहाँ पे मंदिर हो। क्यों, लोग फूल खरीदते हैं, मिठाई खरीदते हैं, पूजा करते हैं। वहाँ पे मेडिसिन की दुकान ज़्यादा चलेगी कि मिठाई की दुकान ज़्यादा चलेगी, सिंपल सी बात है ना। एक स्कूल है, एक गली है, उसमें बहुत सारे प्ले स्कूल हैं, वहाँ पे देखोगे खिलौने, कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट, बिस्किट्स, बुक्स, स्टेशनरी, इसकी दुकानें ज़्यादा चलती हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। जिसकी वो दुकान खोल रखा है उस चीज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उससे रिलेटेड पर्सन की ज़्यादा है, यानी बच्चों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे उसका डिमांड ज़्यादा है। तो इसी तरह से जब हम लोग मार्केट की बात करें तो मार्केट में ये 2 पॉइंट्स और बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और पॉपुलेशंस। ये सारे वो फैक्टर है जो निर्भर करता है किसी वस्तु का डिमांड होगा या फिर नहीं होगा, या ज़्यादा होगा या कम होगा। इस तरीके से ये डिमांड फंक्शन आपका हो गया क्लियर, ठीक है, ओके। चलो, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ये सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। चलो।